बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम पीछे रिवाइज करते चलें कि रेस्पिरेशन कितने तरीके की होती है। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एक ब्रीथिंग जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है वो वाली रेस्पिरेशन होती है। ठीक, जो ब्रीथिंग वाली रेस्पिरेशन है वो मैकेनिकल प्रोसेस है और जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन है ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक, वो मैकेनिकल है, ये केमिकल प्रोसेस है। अब अगर हम सेलुलर लेवल पे बात कर रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं, सेलुलर लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है वो दो तरीके की होती है, या तो वो एरोबिकली होगी या तो वो एनारोबिकल होगी। एरोबिकल से मुराद है कि या तो वो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और या तो वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी जिसे एनारोबिक या दूसरा नाम उसका फर्मेंटेशन है। ठीक, यानी अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो वो फर्मेंटेशन कहलाएगी या एनारोबिक कहलाएगी, लेकिन अगर बात रेस्पिरेशन की हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। ठीक, अब रेस्पिरेशन के 4 स्टेप्स हैं। ठीक, ग्लाइकोलाइसिस, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो ग्लाइकोलाइसिस है ना वो एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए कॉमन है। एरोबिक के लिए भी और एनारोबिक के लिए यानी फर्मेंटेशन के लिए कॉमन है ग्लाइकोलाइसिस, लेकिन जो बाकी स्टेप्स है ना, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए है। आज हम जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट पढ़ रहे हैं वो क्रैब साइकिल है। ठीक, अब क्रैब साइकिल कहाँ पे होती है? वो जहाँ वो वकू पज़ीर होती है। ठीक, वो जहाँ कहते हैं वो हिस्सा लेती है, जहाँ उसकी लोकेशन क्या है क्रैब साइकिल की, तो वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल होती है। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस हैं, जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक, तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्रैब साइकिल जो कि मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ग्लाइकोलाइसिस मैंने बोला कॉमन, सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन का होता है स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, अब ग्लाइकोलाइसिस जब हो गई ना तो उसका एंड प्रोडक्ट जो हमारे पास आता है ना वो पायरोवेट होता है। ठीक हो गया, ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस जब ग्लूकोज टूटा तो उसका जो एंड प्रोडक्ट है ना वो पायरोवेट है। खाना आया, सेल के पास आया, अब सेल ने उसे हज़म करना है, वो उसकी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ग्लाइकोलाइसिस का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ना वो पायरोवेट है, और ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। अब पायरोवेट इसने फर्दर आगे टूटना है और हमें एनर्जी देनी है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज किचन ऑफ द सेल. So mitochondria is there to provide ATP to the cell so that it can do the work, and it may provide energy to the whole body. ठीक, अब पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस का फाइनल प्रोडक्ट हो गया पायरोवेट बिफोर एंटरिंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया ये चेंज होगा, इसको चेंज होना होता है एसिटाइल को ए में। ये एसिटाइल को ए में चेंज कैसे होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये हमारे पास पायरोविक एसिड था, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था। ये पायरोविक एसिड क्या करता है, ये इसने एसिटाइल को ए में चेंज होना है ताकि वो कहाँ जा सके, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल का हिस्सा बन सके। ठीक, और ये चेंज ही होता है बिकॉज दिस इज़ अ चार्ज्ड मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ये चार्ज मॉलिक्यूल है, इसलिए इसे एंटर होने से पहले इसे चेंज होना पड़ता है दूसरी फॉर्म में। पायरोविक एसिड में से क्या होगा, इसके अंदर से CO2 निकली, इसकी डी कार्बोक्सिलेशन हुई, इसके अंदर से जब CO2 निकली तो ये बन गया एसिटल्डिहाइड।
ठीक, पायरोविक एसिड चेंज हो गया एसिटाल्डिहाइड जब उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो गई। ठीक, अब ये एसिटाल्डिहाइड है ना, अब इसने एसिटाल्डिहाइड ने क्या किया, अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। ठीक है, अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। अब जब इसने अपना हाइड्रोजन रिलीज किया ना, तो इसका हाइड्रोजन पकड़ लिया NAD पॉजिटिव ने, जो कि ऑलरेडी मैट्रिक्स में पड़ा हुआ था। ठीक हो गया। ये एनर्जी, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये इन एनर्जी कंज्यूमिंग, और ये ऑलरेडी ये चीज़ें पड़ी होती हैं उसके अंदर जो हमारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। ठीक, तो उनमें से NAD पॉजिटिव भी है। अब ये NAD पॉजिटिव एसिटाल्डिहाइड से लेता है हाइड्रोजन और ये चेंज हो जाता है NADH में। ठीक, अब ये जो पीछे बता ना एसिटाल्डिहाइड, आफ्टर गिविंग इट्स हाइड्रोजन इट विल बिकम एसिटाइल ग्रुप। ओके, आफ्टर acetaldehyde has given its hydrogen to NAD positive, and NAD positive is now known as NADH, then it will become acetyl group. Okay, उसके बाद जब ये एसिटाइल ग्रुप में चेंज हो गया ना, अब ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ मिलेगा। अब ये कोएंजाइम ए, NADP पॉजिटिव, ADP, ये सारे क्या हैं? ठीक, ये वो सारे वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक रिएक्शन को होने में मदद देते हैं। ठीक हो गया ना, फैक्ट्री में कोई काम हो रहा है, एक मेजर बंदा काम कर, लेकिन उसके साथ हेल्पर्स की भी तो ज़रूरत होती है ना, होती है कि नहीं होती? हॉस्पिटल में जाएं, अब डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने असल काम तो करना है, नर्सेज भी तो साथ होंगी, नर्सेज को भी छोड़ दें, दूसरा पैरामेडिकल स्टाफ भी तो होना ज़रूरी है ना। ठीक हो गया, तो ये सारा ये पैरामेडिकल स्टाफ है। ठीक, ये NAD पॉजिटिव, ठीक है, डॉक्टर ने कहा ये चीज़ फारेगा, ये उठा के उधर रखो, ये उठा के यहाँ पे लेके आओ, इसलिए उसने हाइड्रोजन रिलीज़ किया, NAD पॉजिटिव ने पकड़ा, उसने कहा मैं ज़ाया को जाने दूँ, मैं NADH बना देता हूँ। ठीक, और ये बन गए, ये भाई साहब हमारे पास एसिटाइल ग्रुप बन गया। अभी जो एसिटाइल ग्रुप है ना, इसने क्या किया, एसिटाइल ग्रुप मिल गया कोएंजाइम ए के साथ। कोएंजाइम ए क्या था, वो भी NAD पॉजिटिव की तरह ही एक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था। ठीक, अब इसने कहा मैं फ़ायदा उठाता हूँ, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ हूँ, मैं इसके साथ जाके मिल जाता। जैसे वो एसिटाइल ग्रुप के साथ मिला तो हमारे पास बन गया एसिटाइल को एंजाइम ए, जिसे हम एसिटाइल को AB कहते हैं। अब ये जो ये बना है ना, ये मॉलिक्यूल बना है, इसने एंटर होना है क्रैब साइकिल के अंदर। ठीक, तो ये हो गई हमारे पास पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन। ठीक हो गया, ऑक्सीडेशन क्यों हुई है जनाब, इसने अपना हाइड्रोजन रिलीज़ किया है। ठीक हो गया, जब हाइड्रोजन को लूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन होती है, और जिसे डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज हो गया, जिसे हम एसिटाइल को AB कहते हैं। अब ये एंटर होगा क्रैब साइकिल में। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एसिटाइल को ए है ना, ठीक, ये है 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये 2 कार्बन कंपाउंड है। अब ये जो एसिटाइल 2 कार्बन कंपाउंड एंटर होगा ना क्रैब साइकिल में, तो ये मिलेगा जाके ऑक्सैलो एसीटेट, ये कंपाउंड है हमारे पास, 4 कार्बन कंपाउंड है। जब ये एसिटाइल को ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड था, ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ जाके मिलेगा तो ये बनाएगा सिट्रेट, 6 कार्बन कंपाउंड। ठीक हो गया, ये क्या बनाएगा, सिट्रेट। कब, जब एसिटाइल को ए मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट, तो इसने बना दिया 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। और क्योंकि इसका फर्स्ट कंपाउंड सिट्रेट है, ठीक, क्रैब साइकिल का फर्स्ट कंपाउंड, वो फर्स्ट प्रोडक्ट सॉरी जो बनता है आफ्टर कंबाइनिंग विद एसिटाइल को ए एंड ऑक्सैलो एसीटेट, वो सिट्रेट है, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। ठीक, और इसमें 6 कार्बन है, इसलिए हम इस साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। है तो ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें जो ग्रुप होते हैं ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो 3 होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, इसी पहले प्रोडक्ट की बुनियाद पर इसको सिट्रिक एसिड
साइकिल भी कहा जाता है किसको, क्रैब साइकिल को। अब जो सिट्रिक एसिड है ना, इसने सिट्रेट है ना, ठीक है, ये सिट्रेट अब इसने चेंज होना है। अब क्योंकि साइकिल आगे भी तो काम चलाना है ना, ठीक है, ये सिट्रेट चेंज होगा हमारे पास आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट में चेंज हुआ, देखें ये दोनों आइसोमेरिज्म है, ठीक है। आइसोमेरिज्म यही होता है ना कि स्ट्रक्चरल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहे और बाकी हर तरह से स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए, ठीक हो गया ना। तो मॉलिकुलर तो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो इसका ये आइसोमेर है, ठीक। ये सिट्रेट चेंज होगा आइसोसिट्रेट में, लेकिन आइसोसिट्रेट चेंज को एक दूसरे सिट्रेट को आइसोसिट्रेट में जाने के लिए भी बड़ी कष्ट करनी पड़ी है, ठीक। उसे क्या क्या करना पड़ा, ठीक है। सिट्रेट को पहले मदद लेनी पड़ी, हमारे पास जो एंजाइम मौजूद था एकोनिटेज, ठीक, सिट्रेट को मदद लेनी पड़ी एकोनिटेज की, फिर एकोनिटेज ने इसकी हेल्प की तो ये चेंज हुआ आइसोसिट्रेट में, ठीक हो गया। आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया, था वो उसका आइसोमरी, ठीक। अब आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया 6 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा, ये आइसोसिट्रेट चेंज होगा हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, ठीक। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से रिलीज हुई हमारे पास CO2 निकल गई इसमें से। जब वो CO2 निकल गई, एक से ही निकला था ना, तो हमारे पास कितने पीछे कार्बन बच गए, 5 कार्बन बच गए, ठीक। जब ये इसकी CO2 निकली ना, CO2 को निकलने के साथ साथ ना क्या हुआ, आइसोसिट्रेट ने ना अपने हाइड्रोजन भी रिलीज़ किए अपने अंदर से हाइड्रोजन, क्योंकि मॉडिफिकेशन तो कोई ना कोई लेके आनी थी ना, आखिर चेंजिंग आ रही है, ठीक। तो जाहिर सी बात है जब चेंज आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो नहीं आता, अच्छा खासा चेंज आता है। फिर एक तरफ उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और दूसरी तरफ उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन भी निकले और इलेक्ट्रॉन्स भी निकले, ठीक हो गया। अब इस हाइड्रोजन आयंस के निकलने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है ना वो डीहाइड्रोजनेज करवा रहा है, ठीक हो गया। अब इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, इधर से इसने कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने अंदर से निकाली आइसोसिट्रेट ने, और इसने अपने अंदर से क्या निकाला, अपने हाइड्रोजन आयन भी रिमूव किए, और वो हाइड्रोजन किसने पकड़ लिए, NAD पॉजिटिव जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था मैट्रिक्स में, और वो क्या बन गया, NADH, ठीक। अब ये बन गया हमारे पास आ गया अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब फिर क्या हुआ, इसने ये बना है ना, इसने भी क्या किया, इसने भी CO2 रिलीज़ की, ठीक हो गया। इसने भी CO2 रिलीज़ की और इसने भी H अपने आयन भी रिलीज़ किए अपने अंदर से, CO2 भी रिलीज़ की और H आयन भी रिलीज़ किए। अब ये भी कन्वर्ट होने जा रहा है आगे जाके 4 कार्बन कंपाउंड में, लेकिन अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेज को फर्दर आगे जो 4 कार्बन कंपाउंड जो कि सक्सीनेट है, कन्वर्ट होने के दौरान इसे बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन से मराहिल है, आइए हम देखते हैं। जैसे ही अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट अपना CO2 अपने अंदर से CO2 रिलीज़ करता है, यानी अपना एक कार्बन कम करता है और अपने आयन NAD पॉजिटिव को दे देता है और वो NADH बन जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो आगे कंपाउंड बनाता है ना, ठीक, वो हमारे पास मिलता है कोएंजाइम A। एक और हमने पहले बताया ना एसिटाइल कोएंजाइम, शुरू में हमने पढ़ा था, ये देखें यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक। एक और हमारे पास मैट्रिक्स में एक और कोएंजाइम A पड़ा होता है, जो प्रोडक्ट आफ्टर गिविंग जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेज है, जब ये अपने 5 कार्बन में से एक CO2 रिमूव कर देता है और हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देता है ना, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है ना, ठीक, उसके साथ मिल जाता है कोएंजाइम A, ठीक। अब ये कोएंजाइम A बन गया। कोएंजाइम A के साथ जब वो प्रोडक्ट मिलता है ना, तो वो बना देता है सक्सिनाइल CoA, ठीक, जो अल्फ़ा ग्लूट्रेट का प्रोडक्ट बना था आफ्टर रिलीजिंग इट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम itself, and after releasing or giving away the hydrogen ion to NAD positive, it will become
it will release the product, and that product will combine with coenzyme A, okay, and then after that the product which will be formed is सक्सिनाइल को ए, ठीक है। सक्सिनाइल को ए बना, सक्सिनाइल को ए किससे बना? अल्फा कीटोग्लूटारेट से। कब? जब उसने अपने अंदर से एक CO2 मॉलिक्यूल निकाला और हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किया। अब ये 5 कार्बन नहीं रहा, अब ये 4 कार्बन में तब्दील होने जा रहा है। अब ये रिलीज़ होने के बाद 4 कार्बन बन गया था, ठीक, लेकिन अभी भी ये अनस्टेबल है। जो सक्सिनाइल को ए है ना, ठीक, ये अपनी स्टेबल फॉर्म में नहीं तब्दील हुआ। अभी जो सक्सिनाइल को ए है ना, ये क्या करेगा? ये भी बहुत से मराहिल से गुजरेगा। अब ये मरहलावार सीरीज से गुजरता जा रहा है, तो क्या होता है, इसने रिमूव करना है, इसने कोएंजाइम ए ने इस सक्सिनाइल से अलग होना है। सक्सिनाइल और कोएंजाइम ए अलग होते हैं किसकी मदद से? उधर भी एक एंजाइम मौजूद होता है, सक्सिनाइल थायोकाइनेज। सक्सिनाइल थायोकाइनेज क्या करता है? सक्सिनाइल थायोकाइनेज इस सक्सिनाइल को ए पे एक्ट करता है। जब को ए पे एक्ट करेगा, सक्सिनाइल को ए पे एक्ट करेगा ये सक्सिनाइल थायोकाइनेज एंजाइम, तो ये क्या बना देगा? सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड। जब ये सक्सिनेट COA चेंज हो रहा है ना सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड में, तो क्या हो रहा है? ये GTP, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल पड़ा हुआ था, ये GTP को मदद करता है कि वो ये GDP प्लस PA को मदद करता है कि वो चेंज हो जाए GTP को, ठीक। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, वो चेंज हो रहा है सक्सिनेट में, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, अल्फा ग्लूटारेट से बनता आ रहा है। जब वो इसमें चेंज हो रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। वो जो एनर्जी रिलीज़ होगी ना, वो क्या करेगी? वो इस जो मॉलिक्यूल पड़ा ना GDP, ठीक है ना, इसको करे एक, इसके साथ एक और फॉस्फेट मिलाएगी। जब इसके साथ एक और फॉस्फेट मिलेगा ना, तो ये बन जाएगा GTP, ठीक। ये जो GTP है ना, अब ये GTP मिलेगा ADP से, ठीक। ये सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल, मैंने बताया ना, पैरामेडिकल स्टाफ, एक हॉस्पिटल समझ लें सबको, ये छोटा छोटा पैरामेडिकल स्टाफ पड़ा हुआ है, ठीक। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है और बाकी सबकी मदद करनी है। अब ये GTP है, इसने ये मिला जाकर साथ ADP के। ये जब GTP ADP के साथ मिला ना, तो ADP को एनर्जी मिली और उसने बना दिया ATP। फिर समझ लें मेरी बात, अल्फा कीटोग्लूटारेज जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था, इसमें से CO2 निकली, ठीक, और इसने अपने हाइड्रोजन आयन भी रिलीज़ किए, तो ये बन गया सक्सिनाइल को ए। सक्सिनाइल को ए क्योंकि एक अनस्टेबल कंपाउंड था, इसने अपनी स्टेबल हालत में जाना था। जब ये अपनी स्टेबल हालत सक्सिनेट में जा रहा था और इसने रिमूव करना था अपने आप से कोएंजाइम ए सक्सिनाइल ने, तो क्या हुआ? जब इसने रिमूव किया ना, तो एनर्जी रिलीज़ हुई। अब इसके इर्द गिर्द पड़े हुए थे चंद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स ने वो एनर्जी को यूटिलाइज़ किया, तो क्या हो गया? ये फॉस्फेट GDP एनर्जी मॉलिक्यूल था, GDP ने फॉस्फेट मॉलिक्यूल को पकड़ा और चेंज हो गया GTP में, ठीक। वो GTP में चेंज हो गया। अब GTP के पास भी बड़ी एनर्जी थी, उससे भी नहीं सहा गया, वो भी नाचना शुरू कर दिया। अब पास पड़ा हुआ था ADP ने कहा तुम इतने क्यों नाच रहे हो, लाओ मुझे अपनी एनर्जी दो, ठीक। उसने अपनी एनर्जी उसको दी और फिर ADP चेंज हो गया ATP में, ठीक हो गया। अब क्या होगा? अब ये हमारे पास हम पहुंच गए हैं भाई, सक्सिनेट 4 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन चुका है। अब ये सक्सिनेट चेंज होगा फ्यूमारेट में, ठीक। अब ये जो सक्सिनेट है ना, ये चेंज होगा फ्यूमारेट में। अब देखिए सक्सिनेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक, और ये हमारे पास फ्यूमारेट भी 4 कार्बन कंपाउंड है। लेकिन फिर फ़र्क क्या हुआ? सक्सिनेट अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में से क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन रिमूव कर देगा, ठीक। रहेगा तो वो 4 कार्बन ही, लेकिन क्या होगा? ये अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर देगा, ठीक। वो हाइड्रोजन आयन जो रिलीज़ करेगा वो
मैट्रिक्स में पड़ा FAD पकड़ेगा और FADH2 बना देगा, और जो सक्सीनेट है ना ये फ्यूमरेट में चेंज हो जाएगा। ठीक, इधर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई। अगर डीकार्बोक्सिलेशन होती तो ये 4 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया होता। इधर सिर्फ इसने अपने हाइड्रोजन रिलीज़ किए हैं, और जब इसने हाइड्रोजन रिलीज़ किए तो FAD ने हाइड्रोजन पकड़े हैं और FADH2 बना दिया। ठीक, ये हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल होता है FADH2। ठीक हो गया। अब ये जो फ्यूमरेट है ना, ये फर्दर फ्यूमरेट में वाटर की एडिशन होगी। ठीक, अब जब इसने वाटर की एडिशन हुई ना तो क्या हुआ, ये मैलेट में चेंज हो गया। ठीक, फ्यूमरेट किस में चेंज हो गया, मैलेट में चेंज हो गया। अब ये जो फ्यूमरेट था ना, ये फ्यूमरेट चेंज हो गया, मैलेट में चेंज हो गया। ठीक, फ्यूमरेट जब मैलेट में चेंज हुआ ना वाटर की एडिशन से, फ्यूमरेट में वाटर की इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक, फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मैलेट में चेंज हुआ। अब मैलेट क्योंकि भी फर्दर आगे प्रोसेस जारी है, मैलेट ने क्या किया, मैलेट ने अपने हाइड्रोजन फिर से इसने अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ किए मैलेट ने, और मैलेट किसमें तब्दील हो गया, ऑक्सो एसीटेट में। ऑक्सो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन मैलेट में और इसमें क्या फ़र्क है, मैलेट ने अपने स्ट्रक्चरल फार्मूला में से चंद हाइड्रोजन रिलीज़ किए, और वो चंद हाइड्रोजन रिलीज़ किए NAD पॉजिटिव ने पकड़ लिए, और NAD पॉजिटिव ने क्या बना दिया, NADH। ठीक, यानी इसकी डीहाइड्रोजिनेशन हुई और बन गया हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक, और फिर फर्दर इस तरह आगे साइकिल चलती रहती है। अब हम ज़रा पढ़ लेते हैं, ये तो हमने कर लिया, समराइज थोड़ा सा कर लेते हैं, हमें आखिर हमने डाला क्या था और हमें मिला क्या। ये देखिए, हमारे पास जो इनपुट था ना, ठीक हो गया, हमारे पास इनपुट में था जनाब, हमारे पास इनपुट में जो क्रैब साइकिल में हमने इनपुट दिया था उसमें हमने 2 एसिटाइल ग्रुप दिए थे। ठीक, 2 ADP जो मैट्रिक्स में पड़े हुए थे, मैंने बताया ना साथ साथ चीज़ें मैट्रिक्स में, 2 ADP मैट्रिक्स में पड़े हुए थे ऑलरेडी, 2 PI भी मैट्रिक्स में मौजूद थे। ठीक, जिन ADP ने बीच में से GTP से एनर्जी ली और ATP बनाया, वही वाले ADPs। ठीक है, 2 ADPs और 2 PI ये ऑलरेडी मौजूद थे हमारे पास मैट्रिक्स में। 6 NAD पॉजिटिव ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स में मौजूद थे, जहाँ पे क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में होती है, और 2 FAD, ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैट्रिक्स में मौजूद थे। हमें आउटपुट क्या मिला, हमें आउटपुट मिला CO2, ATP, NADH, FADH2। ये CO2 कहाँ से आई, वो जो डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुई, जगह जगह कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई है। पहले 6 कार्बन कंपाउंड था, फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई तो 5 कार्बन कंपाउंड बना, 5 कार्बन कंपाउंड में से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई तो फिर क्या बना, 4 कार्बन कंपाउंड बना। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही, जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास वो भी तो रिलीज़ हो रहे थे ना, हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन भी रिलीज़ हो रहे थे। वो जो हाइड्रोजन साथ साथ रिलीज़ होते गए, उनको पकड़ा किसने, NAD, जो ऑलरेडी NAD पॉजिटिव पड़े हुए थे मैट्रिक्स में। ये इनपुट है ना, इनपुट ऑफ क्रैब साइकिल, और ये आउटपुट ऑफ क्रैब साइकिल। ठीक है, जब इन NADP पॉजिटिव में जो पड़े हुए थे मैट्रिक्स में, उन्होंने पकड़ा उसको हाइड्रोजन आयन को, तो क्या बन गए, NADH, और इसी तरह FAD ने पकड़ा तो FADH2। तो हमारे पास कुल मिला के 4 CO2s मिले हैं हमें, 2 ATPs मिले हैं, 6 NADH और 2 FADH2 के मॉलिक्यूल्स मिले हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ज़रूर कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।